सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड एस 27। आप इसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हो। तो आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी जिनका भी आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती हैं। एक उनका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसको स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैंड अलोन कैश फ्लो बोलते हैं ये लोग। तो एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो क्या होता है कि होल्डिंग और सब्सिडरीज के डेटा, सेल, परचेज, असेट, लायबिलिटी वगैरह कंबाइंड होकर के आते हैं। और उनकी जो अदर ग्रुप कंपनी जिनको हम लोग एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स बोलते हैं, सीएफएस में तो क्या होता है, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स वगैरह का जो अकाउंटिंग होता है वो इंड एस 28 से इक्विटी मेथड फॉलो करके होता है। और सब्सिडरी का जहां तक क्वेश्चन है उनका तो सारा सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंस एवरीथिंग ऐड हो जाता है। तो जब आप ऐसा मिला हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना, कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? अब एक तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका हो गया जिनके पास कोई सब्सिडरी नहीं है, जेवी नहीं है, एसोसिएट नहीं है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ अपना बिजनेस करते हैं, ओनली आवर ओन बिजनेस, नो इन्वेस्टमेंट्स एनीवेयर। तो वो लोग जो अपना बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उनको आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलिए। प्लस उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में याद रखिए सारे इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होंगे, जो भी एप्लीकेबल इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से ही वो बनेगा। अब उसमें इंड एस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, इन्वेंट्री हो, इंटेंजिबल असेट हो, कोई सा भी इंड एस हो वो आपको फॉलो करके ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप इंड एस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि चाहे वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, दे हैव टू बी इंड एस कंप्लायंट। दूसरा पॉइंट, व्हेन इट्स ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें इंड एस 110 और इंड एस 28। इंड एस 110 फॉर कंसोलिडेटिंग योर सब्सिडरीज एंड इंड एस 28 फॉर अकाउंटिंग बाय इक्विटी मेथड फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स यूज होता है। ठीक है, अब ये सुनिए कि अगर कोई कंपनी है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अब उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना है जिसमें मैंने बोला 110 और 28 वाला इंड एस वो लोग यूज करेंगे, लेकिन उसको अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट भी तो बनाना है, वो भी तो पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट है। तो उस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाकी सारा तो इंड एस फॉलो हो जाएगा, ट्रू। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंड एस 110 और 28 फॉलो नहीं होगा, यह भी ट्रू। लेकिन अब रिलायंस के पास जो इन्वेस्टमेंट है इतना सारा सब्सिडरीज में, रिलायंस ने इतने सारे जॉइंट वेंचर्स में इन्वेस्ट करके रखा है या इतने सारे एसोसिएट्स में इन्वेस्ट करके रखा है, उनका भी तो अकाउंटिंग करेगा। अब अगर कंसोलिडेशन नहीं करेगा, सब्सिडरी का 110 फॉलो नहीं करेगा, जेवी एसोसिएट के लिए 28 अगर फॉलो नहीं करेगा, तो क्या करेगा? उनसे जो डिविडेंड इनकम आएगी उसका क्या करेगा? उसके बैलेंस शीट में तो डिविडेंड इनकम भी आएगा। इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया 200, 500, 1000 करोड़, उस इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करेगा? उसके लिए ये वाला इंड एस बनाया गया है। ये इंड एस कहीं भी नहीं बोलता है कि खाली मेरे को फॉलो कर लो, इंड एस 27 को फॉलो कर लो, तेरा स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बन जाएगा। नो, ये पहले बोलता है कि व्हेन यू प्रिपेयर योर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू हैव टू फॉलो all the applicable in accounting standards, all the applicable in accounting standards. And now comes the relevant point. And for your investment in subsidiaries, for your investment in joint ventures, for your investment in associates, तीन जगह पे जहां आप इन्वेस्ट करते हो, उस इन्वेस्टमेंट को कैसे मेजर करना है, हाउ टू डू दी अकाउंटिंग, हाउ टू मेजर देम, उनका अकाउंटिंग कैसे करना है, ये इंड एस 27 बताता है। मैं पिछले कुछ क्लासेस में आपको कई बार ये वाला बात बताया होऊंगा, अब एक बार क्लोज करने के पहले और बता दूं। ये इंड एस 27 कहता है कि आपकी जितनी भी सब्सिडरी, जेवी में, एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है, आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक आप ऑप्ट कर सकते हो। वन, आप अपने इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे मेजर करो,
बस कॉस्ट पे मेजर करो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे मेजर करो। दूसरा ऑप्शन है आप इन्वेस्टमेंट को इन अकॉर्डेंस विथ इंड एस 109 मेजर करो। सर इंड एस 109 में इन्वेस्टमेंट को मेजर करेंगे तब तो वो फेयर वैल्यू में घुस जाएगा। यस, घुस जाएगा। और फेयर वैल्यू भी दो तरह का, एफवीटी पीएल, एफवीटी ओसीआई। ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं सब्सिडरी, जेवीज, एसोसिएट्स वगैरह में, तो वो लोग एफवीटी ओसीआई में मेजर करते हैं, अगर कोई करता है तो। लेकिन मेरे पास जितनी भी कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये लाइन लिखी हुई रहती है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स आर मेजर्ड एट कॉस्ट एज सजेस्टेड बाय इंड एस 27। तो सारे लोग कॉस्ट पे मेजर करते हैं। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में देयर इन्वेस्टमेंट्स इन देयर सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, बट दूसरा ऑप्शन फेयर वैल्यू वाला भी है। अब ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मान लीजिए मैं एक पेरेंट कंपनी हूं, मेरे पास 2 सब्सिडरी हैं ए बी, 2 एसोसिएट हैं सी डी और 2 जॉइंट वेंचर्स हैं ई एफ। इंड एस 27 बोलता है सेम पॉलिसी होना चाहिए फॉर सेम क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मतलब कॉस्ट और 109 दो है तो आपका जितना भी सब्सिडरी है, अगर आपने बोला हम ए नाम का सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे मेजर करेंगे तो फिर बी जो सब्सिडरी है आपका उसको भी कॉस्ट पे मेजर करना पड़ेगा। आप उसको 109 पे नहीं ले जा सकते। फिर अगर ए को 109 पे लेते हो तो बी को भी 109 पे लेना पड़ेगा। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप सब्सिडरीज को कॉस्ट पे लेते हो और एसोसिएट्स को आप अगर 109 पे लेते हो वैल्यू करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो आप बोलोगे सर इसको कॉस्ट पे, इसको 109 पे, एसोसिएट को 109 पे, सब्सिडरी को कॉस्ट पे, तो जेवी को किस पे लें? जिस पे आपका मन हो। कॉस्ट पे भी ले सकते हो, 109 पे भी ले सकते हो, पर दोनों जेवी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी पे मेजर होना चाहिए। अगर आपको बार बार का लफड़ा से बचना है then it is better कि investments should be measured at cost so far as the investment in subsidiary, JVs and associates are concerned। तो बार बार फेयर वैल्यू मेजर करा के फेयर वैल्यू चेंज की अकाउंटिंग करनी नहीं पड़ेगी। अब आइए ये इंटरेस्टिंग चीज कि सर अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, मान लो आई हैव ओनली 1 सब्सिडरी और हम अपने स्टैंडअलोन बैलेंस शीट में उसको कॉस्ट पे मेजर कर रहा हूं और मान लीजिए सर उसका कॉस्ट है मेरा 400 करोड़, इतने में मैंने सब्सिडरी एक्वायर करी थी, अब मैं कॉस्ट पे मेजर कर रहा हूं। अब सर ये इन्वेस्टमेंट ना नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल में घुस गया है। अब सर मैं इसको बेचना चाहता हूं, इसको बेच करके मैं रिकवर करना चाहता हूं अपना सारा पैसा। आई वांट टू सेल दिस सब्सिडरी एंड दिस इज बिकमिंग ए नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल और नॉन करेंट असेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो भी क्या मेरे को कॉस्ट पे कंटिन्यू करना पड़ेगा? नो, आपको तुरंत 105 में घुस जाना पड़ेगा। क्या इंड एस 105 नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज पर इंड एस 105। तो फिर आपको उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप, ध्यान देने का चीज है, अगर आप इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी 109 पे मेजर कर रहे हो तो वो तो वैसे ही फेयर वैल्यू पे मेजर हो रहा है। अब अगर आप उसको हेल्ड फॉर सेल बनाना चाहते हो तो क्या दोबारा आप उसको 105 में लाने की जरूरत है? इंड एस 27 बोलता है नहीं, बोलता वो 109 पे फेयर वैल्यू पे मेजर हो रहा था, 105 पे भी फेयर वैल्यू है, खाली उसमें लेस कॉस्ट टू सेल है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको वैसे का वैसा रहने दो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो क्लोजिंग डाउन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ कि इफ यू आर मेजरिंग योर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जेवीज एंड एसोसिएट्स एट कॉस्ट एंड सब्सिक्वेंटली यू क्लासिफाई your those investments as held for sale investments, then you have to measure your those investments at fair value less cost to sell as per Ind AS 105.
हाउएवर अगर वो 109 पे मेजर हो रहे थे तो आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। रिकग्निशन ऑफ डिविडेंड, पेरेंट कंपनी को सब्सिडरीज से, एसोसिएट से, जेवी से डिविडेंड मिलता है। कहां पे डिविडेंड लिखना है? आंसर इज सारा डिविडेंड P&L में लिखना है एज एन इनकम। एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आप पढ़ते थे, एग्जिस्टिंग सिस्टम में कॉन्सेप्ट था प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर देता था, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड P&L में जाता था। मतलब डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते थे हम लोग, और डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ऐसा डिस्टिंक्शन था। दैट डिस्टिंक्शन इज नॉट देयर इन इंड AS 27। अगर पूरे इंड AS के सिस्टम में ही ऐसा नहीं है, कोई भी डिविडेंड होगा वो P&L में ही जाएगा, इनकम में ही जाएगा। सो यू रिसीव डिविडेंड फ्रॉम योर सब्सिडरीज, एसोसिएट, जेवीज, इनकम में डालो, PL में डालो। एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जब आपको इंड AS 28 पढ़ाया जा रहा था तो इक्विटी मेथड जब आपको बताया जा रहा था तो उसमें बोला जा रहा था कि एसोसिएट की प्रॉफिट को, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो प्रॉफिट लिखने के चक्कर में, और डिविडेंड मिले तो इन्वेस्टमेंट को कम कर दो। बट वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है, वो इंड AS 28 फॉलो हो रहा है, वहां पे इक्विटी मेथड लग रहा है। यहां पे आप इंड AS 27 फॉलो कर रहे हो, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, डिविडेंड को PL में एज एन इनकम लिखना है।